सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टरमाइंड्स। तो आज ये सीरीज़ का 5वां लेक्चर है जिसमें कि हम ये कवर कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स के पीवाई क्यूज़ है 1991 से लेकर के 2025 तक जो पूछे गए हैं, खास करके सीएससी में, यूपीएससी सीएससी में, सीएपीएफ में, सीडीएस में और अदर पीसीएस में। तो उसका ये 5वां लेक्चर है एंड आई होप दैट यू एंजॉयड द अदर 4 लेक्चर जिसमें कि हमने ब्रीफली कवर किया है सारे पी वाई क्यूज़ को। तो 2 टॉपिक हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का, फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंस का। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द थर्ड टॉपिक, दैट इज़ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जिसमें मोर देन 100 क्वेश्चन हैं। तो हम ये देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके प्रीवियस ईयर में, जो कि यूपीएससी, सीएससी का, सीएपीएफ का, सीडीएस का एंड अदर पीसीएस का, सब देखेंगे। इसमें हम एक एक करके देखेंगे ताकि ये होलिस्टिक कवरेज हो आपको, और इसके अलावा कोई भी और पीवाईक्यू आपको फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, दैट इज़ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 2025 में जो यूपीएससी सीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the Rashtriya Gokul mission is correct. So the options are: it is important for the upliftment of rural poor as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmer and landless labor. Obviously it is there with the small and marginal farmers and landless labor. उसी के पास होते हैं ज़्यादा जो कैटल्स होते हैं, इंडिजिनस जो गाय होते हैं उन्हीं के पास होते हैं। सेकंड इज कि सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर। सही बात है, इसका मकसद यही था कि साइंटिफिक मैनर से उसको कंजर्व करना है और इंडिजिनस कैटल बफेलो को प्रमोट करना है, उसको रेयरिंग करना है। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द सेम इन 2025 में पूछा गया था ये कि पीएम सौर घर मुक्त बिजली योजना, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले साल जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था इसको। सो द ऑप्शंस आर लाइक: इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन अ रेसिडेंशियल सेक्टर। सो यस, इट इज़ करेक्ट। इट वाज हैविंग टारगेट ऑफ 1 करोड़ जो सोलर पैनल लगाने थे, किसमें? रेसिडेंशियल एरियाज में। दूसरा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एमएनआरई aims to impart training on installation, operation, maintenance and repair of solar rooftop at grassroots level। सही बात है, अगर घर घर में आप लगाओगे तो वहाँ पे लोकल लेवल पे लोग होने चाहिए ना, जो उसको मेंटेन कर सके, ऑपरेट कर सके, इंस्टॉल कर सके। तो करना ही करना है। दूसरा इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा है इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग अंडर द स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। सी एग्जैक्ट डेटा वी डोंट नो, बट ये जो अदर स्टेटमेंट है वो सारे करेक्ट है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर इज डी। सो यू मस्ट नोट दैट कि कितना डीप जाके पूछ रहा है यूपीएससी। यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी फैक्ट अबाउट द टॉपिक। नाउ द थर्ड क्वेश्चन विच इज आज सही अगेन इन द 2025 सीएससी प्रीलिम्स में, वो देखते हैं हम लोग। सो द थर्ड क्वेश्चन इज: सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सही बात है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैसेस। परफेक्ट स्टेटमेंट है। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द रॉ मटेरियल एज एन इनपुट। सही बात है, ये भी करता है। थर्ड इज द सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस को कम करता है, तो ये भी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो सी करेक्ट तो इसमें सारे ही हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। ऑप्शंस क्या क्या हैं? बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स ए। तो सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सो रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैसेस। क्यों करता है? क्योंकि रॉ मटेरियल का यूज़ कम होता है, और दूसरा है कि वेस्टेज कम होता है। करेक्ट। सो दोनों एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट को। सो द राइट आंसर इज ए। So A is the correct answer. See how tricky they are playing, कि how these statements are interrelated to each other, ये इंश्योर करना चाहता है वो। It's very smart move by UPSC. So we have to understand कि भाई उसकी मेंटालिटी क्या है, वो कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन को, तो उसी हिसाब से उसको टैकल करना है।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2024, सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो ये है क्वेश्चन का डिमांड. सो व्हाट आर ऑप्शंस आर गिवन. दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू वुमेन इन देयर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. सही बात है, यहाँ तक तो सही है. और प्रेगनेंसी एंड 6 months पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी. सी, ये तो सही है. तो सेकंड एंड टर्सरी ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी को तो देता ही है, और 6 month उसके बाद भी देता है किसी भी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में. तो ये सही है. ओके, इट इज़ नॉट अंडर किसी भी, बोलिए ना, किसी भी में कैसे दे सकते हैं? ठीक है, किसी में भी तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि किसी में ये एक एब्रप्ट स्टेटमेंट है. एंड मोर ओवर ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो 6th month पोस्ट नेटल के लिए है क्या? तो पोस्ट नेटल के लिए भी 6 month के लिए नहीं है. ये क्या करता है कि 9th of every month इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर द प्रोग्राम एम टू रीच आउट, हर जो प्रेगनेंट वुमेन होते हैं जो कि सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी में होते हैं उनको. और ये आप अवेलेबल कर सकते हो प्राइमरी हेल्थ केयर में, सेकेंडरी हेल्थ केयर में, रूरल हेल्थ केयर में, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज में. तो सारे में तो नहीं कर सकते. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. दूसरा, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिस्ट्स कैन वॉलंटरली टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाई. यस, अगर वॉलंटरी चाहते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? दिस इज करेक्ट ऑप्शन. सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज द विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो दे the entry age group for enrollment in the scheme is 21 to 18. अब ये जस्ट इमेजिन कि 21 to 18 बोल रहा है, तो किसी में भी 21 का कोई क्या प्रावधान होगा? इट शुड बी 18 to 40. सो दिस इज इनकरेक्ट. सेकेंड इज एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी. यस, इट इज करेक्ट. एज स्पेसिफिक तो करना ही पड़ेगा बेनिफिशियरी को कंट्रीब्यूशन. थर्ड is each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60 years. This is correct. यही इसका मेन मोटो ही था कि 3,000 पर मंथ देना है. और जो बिजनेसमैन है, जो लोकल बिजनेसमैन है, उनको अगर 60 साल एज हो जाए तो फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउसेस अंडर द अनमैरिड डॉटर. सही बात है, अनमैरिड डॉटर को भी इज द फैमिली पेंशन. सी, फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्पाउस. अनमैरिड डॉटर को कभी किसी ने सुना है कि उसको फैमिली पेंशन मिलता है? नहीं, ऐसा तो प्रोविजन नॉर्मल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसको भी नहीं होता है. तो ये स्टेटमेंट के कारण ये गलत हो गया. सो द ऑप्शंस आर 2 and 3 इज करेक्ट. सो द आंसर इज बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज. टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? सो यू हैव टू सी कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है. सो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन who would be born to any woman in her fertility age in her lifetime. तो अपने लाइफ टाइम में एक औरत कितने बच्चे को जन्म दे सकती हैं उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट. तो एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ अ वुमेन कुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्डहुड बेरिंग एज. तो का कब से कब तक होता है? नॉर्मली 15 to 49 बोला जाता है. उस एज तक अगर जो जितने एवरेज बच्चे पैदा होते हैं एक वुमेन से, उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट. सी, जननी सुरक्षा योजना एक सेफ मदरहुड ये प्रोवाइड करता है, क्या कहते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. तो इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट. नहीं, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का ये काम नहीं है. इट इज़ अ काम ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में आता है. तो ये गलत है. ठीक है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. एंड ये करता है क्या? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वो उसका काम है. एंड इज नॉट द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट. सो पहला इनकरेक्ट है. दूसरा है द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नेओनेटल mortality among पुअर प्रेगनेंट वुमेन. ऑब्वियसली दिस शुड बी द गोल. यही किसी का गोल ही था जननी सुरक्षा का, क्योंकि पुअर जो होंगे उन्हीं को फैसिलिटी नहीं होगा तो उन्हीं को देना है ना.
इट एम्स टू प्रोमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर, सही बात है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो इसका होगा ही, क्योंकि जनानी सुरक्षा तभी होगा जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगा, सारी फैसिलिटी मिलेंगी, तभी नहीं होगा मिसकैरेज वगैरह. इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 year ऑफ एज. तो 1 साल के एज तक उसको सिक इन्फेंट को होता है उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन इसमें नहीं है. ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड इन्फेंट विल गेट फ्री ट्रीटमेंट बेनिफिट, ठीक है, वो मिलेगा एट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट. एंड द ऑब्जेक्टिव डज नॉट इंक्लूड लाइक प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट अप टू 1 year ऑफ एज, ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं उसमें दिया हुआ है. सो 2 and 3 is correct, so only 2 is correct. Now the next question, consider the following statement in the context of interventions being undertaken under the anemia मुक्त भारत स्ट्रेटजी. अनिमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी जो है उसके अंदर में क्या क्या इंटरवेंशंस लिए गए हैं. इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलेक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है. तो क्या होता है प्रोफाइलेक्टिक, तो ऐसा कुछ है क्या, सी प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड है, सप्लीमेंट है, ठीक है, कैल्शियम नहीं है, क्योंकि अनीमिया होता है आयरन के कारण, आयरन फॉलिक एसिड के कारण, तो कैल्शियम को क्यों सप्लीमेंट करेगा, तो पहला गलत है. दूसरा है इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. सही बात है, ये करेगा, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करेगा तो अनीमिया का से प्रोटेक्शन होगा. एटलीस्ट 3 minute होता है, ठीक है, ताकि द अंटिल द कॉर्ड पल्सेशन सीजेज फॉर न्यू बॉर्न्स, ठीक है. इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट. सही बात है, पीरियोडिक डीवॉर्मिंग करेंगे तो अनीमिया जो होता है उसके चांसेस कम होंगे. दिस इज करेक्ट. फोर्थ इज इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ अनीमिया एंड एंडेमिक पॉकेट्स विथ स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हेमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस. तो ऐसा कुछ है क्या, सो यस, इट इज not only focusing on folic acid but it also focuses on non-nutritional causes of anemia with a special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis. So this is correct. So only first statement is incorrect, other all statements are correct. Now the 8th question, the self-help group program was originally intended by the State Bank of India by providing additional microcredit to the, नहीं, it is the टेकन बाय द नाबार्ड का था. सो दिस इज इनकरेक्ट. 1991 से लेकर के 1992 तक में इसको बोलते हैं. दिस इज देयर इज ए प्रोग्राम ऑल्सो दैट बैंक लिंकेज प्रोग्राम, नेशनल बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी बोलते थे, ठीक है. एंड द सेकेंड इज इन एन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स. तो सही बात है, इसका काम ही यही था कि सारा जो कोऑपरेटिव की तरह काम करता है, एक लेगा तो सब मेंबर में होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पे करना. द रीजनल RRB एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट्स, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी डन बाय देम, तभी उसको ये होगा, फ्लरिश कर पाएगा, तो उसको बस इन्वेस्टमेंट फंड कहाँ से आएंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेशन केयर. दिस इज करेक्ट. सो ये तो स्टेटमेंट सही है. सेकेंड इज under India's decentralized approach to healthcare delivery, the state are primarily responsible for organizing health services. So this is also correct, but this is not the correct explanation of this. ठीक है, हेल्थ ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है अपने हेल्थ केयर, स्टेट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है हेल्थ सर्विसेज में. सो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. विथ रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो कैजुअल वर्कर के लिए क्या क्या सही है. ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कवरेज, ठीक है. सारे जो कैजुअल वर्कर होते हैं वो इंटाइटल्ड होते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कवरेज. नहीं, सब नहीं होता है. अगर 2 ही लोग काम कर रहे हैं, एक ही लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर में, तो कैसे होंगे, तो ये तो कवरेज इनकरेक्ट हो गया. सेकंड इज ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट. सही बात है, अगर वर्किंग आवर तो रेगुलर होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी 18 घंटा काम करवा लोगे आप, और ओवर टाइम भी देना पड़ेगा उसको, तो ये सही है. द गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू दिस. हाँ, ये गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो कुछ भी करने का पावर है, वो कर सकती है, ठीक है. तो ऐसे भी सही होना था. तो पहला अगर ऐसे भी फाइंड कर लेते कि इनकरेक्ट है तो सही हो जाते दूसरा तीसरा ऑप्शन. नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,
which of the following statements are correct? Private and public hospital must adopt it. See, must adopt it, तो ये तो एकदम ही आप ये बोल रहे हो कि ज़बरदस्ती करना ही करना है। क्यों करेगा भाई? जो इम्पैनल है जिसको मन होगा करने का करेगा, जो नहीं मन होगा इम्पैनल होने का नहीं होगा। सो इट इज इनकरेक्ट, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सी वंस फर्स्ट इनकरेक्ट मीन 3 इज ओनली द करेक्ट आंसर। अब दूसरा स्टेटमेंट से भी देख लेते हैं। इट इज एम टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। करेक्ट है? सो नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। अल्टीमेट एम इसका नहीं है और हर किसी को तो नहीं कवर करना। इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस कंट्री, ये सही है। नाउ द 13th क्वेश्चन, with reference to the Indian economy after 1991 economic liberalization, consider the following statement and which of them are correct? Worker productivity rupees per worker at 2002, 2004 and 5 increased in urban area while it decreased in rural area. Okay, चलिए नहीं पता है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। The percentage share of rural area in the workforce steadily increased. तो क्या लगता है कदम स्टेडली इंक्रीज होगा? ये तो कहीं से नहीं दिख रहा है, क्यों स्टेडली इंक्रीज हो जाएगा? तो दूसरा इनकरेक्ट है, बट एज पर द ऑप्शन थर्ड इज ऑलवेज करेक्ट। नाउ विल सी द फोर्थ वन, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। सी, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। सो यस, रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज होगा क्योंकि जब एलपीजी हुआ था तो जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में लोग काम करना शुरू कर देते थे और रूरल में एम्प्लॉयमेंट में कम होते, लोग माइग्रेट ज़्यादा कर रहे थे। तो दूसरा तीसरा चौथा स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट इज इनडायरेक्टली इनकरेक्ट, करेक्ट, एंड थर्ड इज ऑलवेज करेक्ट। नहीं, रूरल एरिया द ग्रोथ रेट ऑफ नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज, सही बात है। नॉन फार्म जो था वो बढ़ेगा ही, सर्विसेज का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन आई हायर इन सम स्टेट देन इन द अदर स्टेट। कुछ स्टेट में ज़्यादा होते हैं ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन और कुछ स्टेट में कम होते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न है कि द पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पहला तो ये बोल रहा था पॉवर्टी रेट थोड़ी वेरी करता है, जो प्राइस लेवल जो होता है बास्केट ऑफ गुड होता है और सर्विस जो होता है उसका प्राइस लेवल हर स्टेट में अलग होता है। तो प्राइस लेवल वेरी करता है किसका? गुड्स और सर्विसेज का जो बास्केट होता है उसका। इसे पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए बास्केट बनाते हैं, इसमें गुड्स और सर्विसेज रखते हैं। उस गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस लेवल होता है हर स्टेट में अलग अलग होता है, इसलिए जो पॉवर्टी लाइन जो हर स्टेट में होता है वो अलग अलग होता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल नहीं, increases the knowledge skill level capacity of a person, yes it is correct. Accumulation of tangible wealth नहीं, intangible wealth। सी, द अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच जो था वो उस पर अलाइंड है, ह्यूमन कैपेसिटी। सो ओनली द 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट इज द सेकंड एंड फोर्थ। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द 16th क्वेश्चन, विच इज और आर द प्रोसेस ऑफ पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो पर्पस क्या था, इंटेंडेड पर्पस क्या था इसका? टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी, यस ये तो पर्पस होगा ही। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड इज टू प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर एंड द थर्ड इज टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंट ऑन गोल्ड इंपोर्ट। सही बात है, इंडिया का डिपेंडेंट जो गोल्ड इंपोर्ट पे था वो कम करना एक मकसद तो था इसका, ठीक है, लेकिन एफडीआई लाना जो था वो इसका मकसद नहीं था। क्यों हुआ कि एफडीआई को प्रमोट करा था गोल्ड ज्वेलरी में? Now the 17th question, which of the following is the purpose of उदय स्कीम? उदय स्कीम का पर्पस क्या है? उदय स्कीम का क्या मतलब है? तो उदय स्कीम जो था उसका फुल फॉर्म ये होता है कि जो डिस्कॉम में जो थे ना प्रॉब्लम्स थे, लाइक उदय जो था इज टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर द रेवेन्यू साइड इफिशियंसी एज वेल एज द कॉस्ट साइड इफिशियंसी। किसके लिए? तो डिस्कॉम जो कंपनियां थे उसको लेकर के। सो द आंसर इज प्रोवाइड फॉर फाइनेंशियल टर्न आउट एंड रिवाइवल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो डिस्कॉम कंपनी से उसका रिवाइवल था, उसको रीफाइनेंस के लिए था डिस्कॉम उदय बनाया गया था स्कीम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज लॉन्च्ड फॉर प्रोवाइडिंग हाउस लोन टू पुअर पीपल एट चीपर इंटरेस्ट रेट, प्रमोट ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री। तो जन धन योजना में क्या था कि अकाउंट खुलवाना था सबको, और जब अकाउंट खुलेगा तो सब धीरे धीरे फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बनेंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 50% जो अकाउंट खुले हैं वो महिलाओं के अकाउंट खुले हैं और टोटल मोर देन 35 करोड़ अकाउंट्स हैव बीन ओपन टिल नाउ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, सी अगर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो कुछ लोग जो होंगे, मतलब जितना चाहिए लेबर उससे ज़्यादा लोग आप लगा लिए तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो हो जाएगा, जो लगाए होंगे आप एक्स्ट्रा अगर डिस्गाइज है तो। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड विच व्हाट शुड इंडिया डू। अगर फुल बेनिफिट उठाना है डेमोग्राफिक डिविडेंड का तो क्या करना है, एक तो अपॉर्चुनिटी देना है उसको और दूसरा स्किल भी देना है उसको, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, अगर हाँ स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं तो ऑब्वियसली उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो होगा, अदरवाइज डेमोग्राफिक डर्थ हो जाएगा वो। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है क्वेश्चन नंबर 21 डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विथ यूएनडीपी सपोर्ट टू कवर विच ऑफ द फॉलोइंग, डिप्रिवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट, सर्विसेज एट मल्टीपल लेवल। सही बात है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एसेट्स है एंड सर्विसेज भी है, सर्विसेज भी है, करेक्ट। दूसरा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल, परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है वो नेशनल लेवल पे नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है नेशनल लेवल पे नहीं होता है, वो होता है ग्रॉस इस पे होता है, क्या कहते हैं उसको, जीएनआई पे होता है। सो दूसरा इनकरेक्ट है। तीसरा है द एक्सटेंट ऑफ बजट डिफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल, नहीं। सो 3 इज इनकरेक्ट outrightly, तो फर्स्ट इज ओनली करेक्ट आंसर। Now the next is with reference to the National Rehabilitation and Resettlement Policy 2007, National Rehabilitation and Resettlement, तो रिहैब करना है और दूसरी जगह ले जाकर रिसेटल करना है, उसका जो था उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल ओनली टू द पर्सन अफेक्टेड बाय द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर प्रोजेक्ट्स एंड नॉट टू इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एनी अदर रीजन। सी एकदम ही जो स्टेटमेंट है वो आउटराइट है, ओनली कैसे लिख सकते हो आप, और ही किसी भी कारण से अगर आप उसको एक्वायर करोगे तो उसको देना पड़ेगा ना कंपनसेशन, तो पहला इनकरेक्ट है। एंड इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, नहीं ये क्यों करेगा, इसका काम ही नहीं है, रेगुलेशन का काम उसका कर उसका ये इसका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का काम है ये, ना कि सोशल जस्टिस। क्यों करेगा सोशल जस्टिस, सो डी इज द करेक्ट आंसर। और द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है वो कौन लाता है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट लाता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ जहाँ कौन दिया, इंटरनेशनल बैंक ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड आईडीए, दोनों मिला के बनता है वर्ल्ड बैंक। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डज नॉट गिव फॉर ईच सैंपल विलेज, क्या नहीं देता है, हेल्थ रिलेटेड इंडेक्स देता है, एजुकेशन रिलेटेड इंडेक्स देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज रिलेटेड इंडेक्स देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स जो होता है नहीं देता है, अनएम्प्लॉयमेंट उसमें नहीं होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी सब तो होता है, तो वो होते हैं, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स होता है वो नहीं होता है। Now the next question, that is 25th. In India, rural economies are generally lower than the urban incomes. Rural income जो होता है generally low होता है urban income से। इसके related which of the following reason account for this? A large number of farmers are illiterate and know little about scientific agriculture. ऐसे ये थोड़ी रीजन होता है एक जगह से उसको कम इनकम होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। सो पहला इनकरेक्ट है, सी द पहला जैसे ही इनकरेक्ट हो गया तो इसका आंसर आ गया। Okay, we'll see other option also. Prices of primary products are lower than those the manufactured, ये सही है। सो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चर गुड होता है उसका ज़्यादा दाम होता है, जैसे कि हम चावल खरीदेंगे तो कम है, लेकिन चावल का अगर बना के कुछ बेचेंगे, हम मैगी बना के बेचते हैं तो ज़्यादा दाम होता है। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज़ बिन लोअर एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट इन, सही बात, इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कम है और ज़्यादा इसमें, इसी ये कारण है। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट एंड, ओके ये भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि साइंटिफिक मेथड से करते हैं, इसलिए ज़्यादा उनका प्राइस रियलाइजेशन नहीं होता है। सो ऑल दिस थ्री आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नो वेदर अ रिच आर गेटिंग रिचर एंड अ पुअर आर गेटिंग पुअर, इट इज़ नेसेसरी टू कंपेयर। देखो रिच रिचर हो रहा है और पुअर पुअर हो रहा है, उसके लिए क्या कंपेरिजन करना जरूरी है।
तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था कंपेयर करने का वो होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ इनकम रेसिपिएंट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हम ये देखते हैं, या फिर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल सेट ऑफ इनकम रेसिपिएंट्स एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ये देखते हैं। तो ऑब्वियसली हम जो कि देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ एन आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम रेसिपिएंट्स इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, तभी बोलेंगे कि एक पुअर हो रहा है और रिच रिचर हो रहा है। डिफरेंट टाइम पे देखेंगे तभी पता चलेगा, एक टाइम पे देखेंगे कैसे पता चलेगा। 727 जो है द ग्रोथ रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ वेरी लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। सो अनएम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो होता है वो बहुत ही लो है, जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत ही लो है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे उसमें इन्वेस्टमेंट तो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में भी बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल सर्विस में बढ़ जाएगा। लेकिन जो मिक्स एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इलास्टिसिटी बहुत कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा बढ़ा भी देने से बहुत ज़्यादा लोग जो होंगे उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाएगा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो वी हैव कवर्ड द यूपीएससी सीएससी में जितने ही पूछे गए क्वेश्चन है 1991 से लेकर 2025 तक। नाउ विल स्टार्ट विद द अदर पीसीएस में, सीएपीएफ में और सीडीएस में जो पूछे गए उस क्वेश्चन को। तो द क्वेश्चन इज हु प्रिपेयर्स पब्लिशेस द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है वो दो लोग प्रोड्यूस करता है, एक तो होता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी। सो 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। विच इंडिकेटर्स आर यूज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है, तो एक इनकम होता है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ये एक एजुकेशन होता है, एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हेल्थ का था, हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो 3 ही होता है, 1 2 and 4। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द 30th क्वेश्चन, यूएनडीपी हैज आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी, विच वन इज करेक्ट। सो एक तो होता है इनकम पॉवर्टी, एक होता है ह्यूमन पॉवर्टी। ऐसे यूएनडीपी जो है वो किस तरह का पॉवर्टी को कैटेगराइज किया है, तो दोनों ही कैटेगराइज किया, ह्यूमन पॉवर्टी को भी और इनकम पॉवर्टी को। ठीक है, पुअर हेल्थ, इनसफिशिएंट एजुकेशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे उसमें हैं ही। एंड उसके लिए क्लाइमेट डिजास्टर, ये सब भी फैक्टर्स है जो कि पॉवर्टी को बढ़ाते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेलर ट्रेडर। नेशनल पेंशन स्कीम जो रिटेलर ट्रेडर शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जैसे था ना नेशनल पेंशन स्कीम जो था किसके लिए, रिटेलर के लिए, ट्रेडर के लिए, शॉपकीपर के लिए था, कौन सा ट्रू नहीं है वो पूछ रहा है। सो द नेशनल पेंशन स्कीम मेंबर्स आर ऑल्सो सी दोज हु आर इन द एज ऑफ 18 to 40, ये तो सही है, एलिजिबल है ही। देयर एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, ये भी सही है। द नेशनल पेंशन स्कीम्स मेंबर्स आर ऑल्सो एलिजिबल, नहीं, एनपीएस में जो ऑलरेडी मेंबर हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस का मेंबर है वो थोड़ी इसमें आ जाएगा, नहीं आएगा। इट इज़ मंथली मिनिमम अश्योर्ड पेंशन ऑफ 3000, सही बात है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे कौन दिए थे। तो जो पहले कमेटी होते थे वो एक्सक्लूसिवली देते थे किस पे, न्यूट्रिशनल पे। तो एक है अलग कमेटी लकड़ा वाला, तेंदुलकर राजन तो कभी नहीं होगा, तेंदुलकर रंगराजन जो थे वो तो दिए थे एक बास्केट ऑफ गुड के लिए, तो ये नहीं थे। तो अलग कमेटी था वाई के अलग कमेटी, उन्होंने दिया था एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, दैट इज द 2400 कैलोरी पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरी पर डे इन अर्बन एरियाज। द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वॉज गिवन बाय, किसने दिया था आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी। सो सी यू हैव टू मग अप दिस, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, दैट्स ऑस्कर लुइस का था कल्चरल पॉवर्टी। कल्चरल पॉवर्टी क्या होता है, जैसे आप एक आईएएस के घर में पैदा हो गए या आप एक बड़े कास्ट में पैदा हो गए, तो आपको एक छोटे कास्ट में पैदा हो गए, तो कल्चरल पॉवर्टी को दिखाता है वो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020। उससे रिलेटेड क्या सही है, तो कस्तूरी रंगन इसको ड्राफ्ट किए थे, सही बात है। इट विल रिप्लेस द प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी विच हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड फॉर ओवर लास्ट 36 ईयर। सो सी 36 ईयर तो नहीं, 1986 में आया था ये, तो 1986 से कैलकुलेट करने से क्या हो जाता है, 34 ईयर हो रहा है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज बीन यूज फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी इंडिया, पॉवर्टी इंडिया में कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड को यूज़ किए गए हैं? तो हेड काउंट रेशियो, सही बात है, ये करता है यूएनडीपी करता है। उसके बाद कैलोरिक इंटेक, ये भी है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी है। पर कैपिटा इनकम जो है, क्या ये है कि नहीं है? तो पर कैपिटा इनकम तो नहीं है, पर कैपिटा इनकम को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं एज ए फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया। हेड काउंट तो करते ही हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पर कैपिटा क्यों नहीं करते? पर कैपिटा जो होता है, जब मेजर ऑफ एवरेज इनकम ऑफ ए पॉपुलेशन, ये वेरी गुड मेजर नहीं है पॉवर्टी का, एज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को लेता ही नहीं है, सो इसलिए इंडिया में यूज नहीं करते हैं इसको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ICDS में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, इम्यूनाइजेशन भी है, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन, सी न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ एजुकेशन तो होगा, फैमिली प्लानिंग नहीं है। ICDS है इंटीग्रेटेड चाइल्ड का डेवलपमेंट होना है, उसके लिए है, ठीक। Now we'll come to the next question, that is with reference to the Skill India campaign, which of the following statement is are correct? Prime Minister has launched the Skill India campaign in 2015, yes it is there, Skill India campaign उसी 2015 में किया था स्टार्ट। The main objective of this campaign was to train India's youth in information technology, क्यों? बहुत सारे सेक्टर्स में थे, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थोड़ी ना था, ठीक है। डिफरेंट स्किल्स में थे, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का स्किल लोन इनिशिएटिव होगा, ये सारे उसके अंदर में ही आते थे। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना था, इंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड बढ़ाना था, एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करना था, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग था, ये सब था। तो ये सिर्फ IT के लिए था। Now the next question, with reference to the program Nidhi, which of the following statement is correct? The program of Nidhi was started for student to begin startup. See, startup के लिए तो था ही है कि इसका फुल फॉर्म था नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। तो इनोवेशन को हार्नेस करने के लिए तो स्टार्टअप के लिए ही था, और स्टूडेंट को ही बोलते थे कि स्टार्टअप करो। एंड इट्स एम इज टू फाइनेंशियली सपोर्ट 20 स्टूडेंट फॉर स्टार्टअप ईच ईयर। अब सी ये 20 स्टूडेंट का जो नंबर है, यू हैव टू मग अप, देयर इज नो अदर ऑप्शन, सो यस इट वाज 20 स्टूडेंट्स, देयर इज नो लॉजिक इन दैट। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ ईयर इज कॉल्ड, एक साल के जो मेजर पार्ट ऑफ ईयर जो था उसमें अनएम्प्लॉयड रहते थे, उसको क्या बोलते थे? तो यूजुअल स्टेटस था उसका अनएम्प्लॉयमेंट का। वीकली डेली तो हो नहीं सकता ये, वीकली डेली को तो वीक का लेंगे, वीक में मेजर ऑफ द टाइम अगर एम्प्लॉयड होते हैं तो वीकली बोलते हैं, और अगर डेली में 1 घंटे भी काम नहीं मिला तो उसको बोलते हैं डेली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन द रिसेंट ईयर्स ऑफ फीमेल, सी ये तो गलत बात है, बढ़ रहा है घट थोड़ी रहा है, सो पहला ही इनकरेक्ट है, सो D is the correct answer. The labor force participation rate falling sharply in the recent years for the female in India. No, it is not falling. The declination in labor force participation is due to the improved family income and okay, it is correct. It is correct. With respect to this statement, it is correct. ये तो दोनों गलत हो जाएगा, और ये सही सप्लीमेंट भी कर रहा है इसको। Which of the following direct benefit schemes has been recognized by the Guinness Book of World Record as the world's largest direct benefit scheme? सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कौन से स्कीम को माना गया है? पहल स्कीम, NSAB को, या फिर इसको? तो सी सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा लोग को जितना कवरेज होगा उसी का होगा। तो जब सबसे ज़्यादा कवरेज किसमें है? पहल में है। पहल क्या होता है? जब सिलेंडर लेते हैं तो उससे जो सब्सिडी मिलता है उसको बोलते हैं पहल। लेट मी हैव सम वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, सही तीनों है, सो ऑल दिस 3 आर करेक्ट। नाउ द 43rd क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स एंड द असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सही बात है। द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स आर क्लोज रिलेटेड, ये भी सही बात है, सो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, रीजन भी सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व? सी तो लॉरेंज कर्व में क्या मेजर करते हैं हम लोग? तो लॉरेंज कर्व का जो सी ये होता है इन्वर्टेड
जो होता है लॉरेंज कर्व जो होता है वो इनकम इनइक्वालिटी जो होता है ना, जैसे लॉरेंज कर्व लुक्स लाइक दिस। जितना ये लाइन, ये हो गया आइडियल, मतलब इक्वालिटी जो हो गया वो हो गया 100%। तो जितना ये लाइन इसके नज़दीक रहेगा उतना कम इनइक्वालिटी होगा, और जितना ये दूर जाएगा इस आइडियल लाइन से उतना ज़्यादा होगा। तो ये होता है इनकम इनइक्वालिटी, जिसको गिनी कोफिशिएंट से भी हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और जो अदर देखते हैं तो जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के है वो है फिलिप्स कर्व, इसको मेजर करता है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के लिए जो होता है उसके लिए कोई ऐसा कर्व नहीं है। एंड द स्टैगफ्लेशन, ओके दिस इज सफिशिएंट। द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन, सी ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। तो ग्लोबल विलेज इज बेस्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज बेस्ड ऑन, तो ये हो सकता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, इस पे बेस्ड है। एंड हु सेड दिस, दो जो मार्शल मैकलुहान जो थे उन्होंने बोला था, अ मीडिया एंड कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट क्वाइंड द टर्म ग्लोबल विलेज। तो मार्शल मैकलुहान ने इस वर्ड को क्वाइन किया था जो था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट को रिलेटेड था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस वर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया को फिक्स कौन करता है, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं, अभी जो मेजर कौन करता है, तो अगर आप सीधी सी बात है अभी इंडिया में एमपी मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन लाता है, तो वो लाता नहीं था, तो वही करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर सेट अप इन इंडिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज में बीपीएल फैमिलीज को फाइंड करने के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था। सो इट वॉज हशीम कमेटी बनाया गया था अर्बन एरियाज में बीपीएल को फाइंड करने के लिए। सी लकड़ा वाला जो थे वो थे पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए, तेंदुलकर कमेटी भी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए थे। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। और एनसी सक्सेना जो थे वो थे मेजरली जो एस्टेब्लिश किया गया था किसका ज़रूरत, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। और ये क्या था कि ये रूरल एरियाज में फाइंड करने के लिए थे एमसी सक्सेना। Now 47 question, ABC index announced by the by the government of India is associated with which of the following। तो ABC इंडेक्स किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, कम्युनिकेशन से, हेल्थ से, या फिर एजुकेशन से। सी इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ABC क्या होता है, कि ABC होता है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, सो दैट विल बी रिलेटेड टू हेल्थ एंड इट इज रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, सर्वाइवल कितना है, इम्यूनाइजेशन कितना हुआ परसेंटेज में, न्यूट्रिशन कितना है परसेंटेज में, स्कूलिंग कितना है, ये सब तो ABC रिलेटेड टू हेल्थ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट रिकैपिटलाइजेशन ऑफ डिस्कॉम कंपनी था, सो इम्प्रूविंग फाइनेंशियल ऑफ डिस्कॉम कंपनी, तो पहला सही मैच है। दूसरा है हृदय, हृदय इज फॉर जो टूरिस्ट प्लेसेस थे, जो आइकॉन्स हैं उन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था। व्हाट इज द क्वेश्चन, नॉट करेक्ट, सो इट इज प्रिजर्विंग एंड रिवाइटलाइजिंग हेरिटेज सिटीज, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। अमृत, अमृत जो था बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, सही बात है। स्वच्छ भारत मिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, नहीं, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लेकर के नहीं है डायरेक्टली, बट स्वच्छ भारत जो है मिशन जो है बट टू सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के है, सो डायरेक्टली इट इज नॉट दैट, सो डी इज द इनकरेक्ट आंसर। Now the next question, 50th question, distinguished unemployment in India is mainly related to agriculture sector में है ही obviously। सी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो बहुत कम होते हैं, तो नहीं होगा ये, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसे नहीं होते हैं, तो ये नहीं होगा। रूरल एरियाज में होते हैं, अर्बन एरियाज में कम होते हैं, सो 1 and 2 इज करेक्ट, सो टी इज द करेक्ट ऑप्शन। सौभाग्य योजना इज कंसर्न विद, सौभाग्य क्या होता है, हर घर बिजली जो था ना वो था सौभाग्य योजना, हर घर तक बिजली पहुंचाना था। प्रोविजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू बीपीएल फैमिलीज, सही बात है। कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम एंड द अरेंजमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्चिंग, सी कब कब कौन लॉन्च हुआ था उसके हिसाब से इसको अरेंज करना है। सो नाउ विल सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में लॉन्च हुआ था। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, पता नहीं। प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना जो था वो लॉन्च किए थे 2015 में, जिसको
प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना, दैट वाज इन 2015, सही बात है। मुद्रा, ये भी 2015 में था, बट मुद्रा जो था वो पहले आया था, और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था उसका जस्ट बाद था। नाउ द लास्ट ऑप्शन दैट इज द डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन, ये जो था ये भी 2015 में ही आया था। तो ये सबसे पहले आया था, उसके बाद फिर मुद्रा आया था, और फिर ये आया था। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना फर्स्ट। ओके, सो अगर ऐसे ही मैच करते तो मैच कर जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च अंडर सोशल सिक्योरिटी एक्ट कवर्स राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, ओनली रूरल वर्कर, ओनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सी अगर देखिए ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर बोलेंगे तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो पॉसिबल तो है नहीं, सबको नहीं करते हैं, तो ये इनकरेक्ट होगा। अगर रूरल वर्कर बोलेंगे तो शहरों में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर करते हैं वो कहाँ जाएंगे। ओनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, यस इट इज़ ट्रू, ऑल कैटेगरी वर्कर भी नहीं होंगे, फिर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले भी हो जाएंगे, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही करते हैं कंसिडर राष्ट्रीय स्वयं स्वास्थ्य बीमा योजना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ मनरेगा, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ रूरल इंडिया, सही बात है, अगर इनकम बढ़ेगा तो सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा। रिडक्शन इन बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर, सही बात है भाई, इंक्रीज होगा बार्गेनिंग पावर, जब पैसा होगा तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा ना। तीसरा है कि रिडक्शन इन माइग्रेशन टू सिटी। अब देखो एज ए स्टेटमेंट दिखाए तो दूसरा गलत होगा, तो 1 और 3 सही है, और ऑब्वियसली जब काम मिल जा रहा है घर पे ही तो क्यों बाहर जाएंगे आप काम करने के लिए। सो 1 and 3 is correct. Which next question, which of the following statement is not true about the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अभी सुरक्षा बीमा योजना हमने ऊपर देखा, उससे रिलेटेड क्या सही नहीं है। इट इज़ अ पर्सनल एक्सीडेंट कवर। दूसरा देखते हैं, इट इज़ ओपन टू एनी वन बिटवीन द एज ऑफ 18, नहीं हर किसी के लिए तो नहीं हो सकता है ये, ठीक है। इट इज़ ओपन टू एनी वन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 17। अब देखो फिर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि एनी वन दोनों में है, तो सही बात है। प्रीमियम पेबल ₹1 तो नहीं, इतना कम तो प्रीमियम नहीं है। अब पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी नहीं है, ये गवर्नमेंट करवाती है। 2 लाख का कवरेज होता है डेथ का, और 1 लाख होता है परमानेंट डिसेबिलिटी होता है तब। तो सी जस्ट इमेजिन कि अगर 70 साल दे दिया जाए तो इज़ इट पॉसिबल। 70 साल बहुत ज़्यादा एज हो जाता है, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। सो 50 ईयर इट इज़ कंसिडरेबल। 70 साल का बंदे को अब 60 साल 65 साल हो गया, उसको अगर लेना चाहेगा तो उसको नहीं मिलेगा। द फोकस ऑफ सहकार भारत प्रोग्राम, सहकार मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव, ठीक है। तो कोऑपरेटिव भारत प्रोग्राम जो होता है, सी इट इज़ नॉट ट्रू, द क्वेश्चन वाज इट इज़ नॉट ट्रू। तो 50 साल जो होता है, 18 से 50 साल उनके लिए नहीं होता है, बाकी 70 साल ये करेक्ट है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग 60 साल के बाद भी काम करते हैं, एज होने के बाद भी, तो ये भी सही है। प्रीमियम ₹12 है, और ये पर्सनल कवरेज होता है 2 लाख डेथ का, और 1 लाख होता है पर्सनल डिसेबिलिटी का। सो इट वॉज माई मिस्टेक। द फोकस ऑफ सहकार भारत प्रोग्राम इज ऑन फीमेल लिटरेसी, मेल लिटरेसी, इन्फेंट लिटरेसी। ओके, इट इज़ सहकार नहीं, साक्षर भारत प्रोग्राम। तो क्या फीमेल पे है, मेल पे है, इन्फेंट पे है, सेकेंडरी एजुकेशन पे है। तो सी जो साक्षर जो होता है, साक्षर भारत, वो मेल पे तो नहीं करेंगे, इन्फेंट पे भी नहीं करेंगे, इन्फेंट होते ही बहुत छोटे हैं, 7 साल एज के होते हैं। तो फीमेल लिटरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना था साक्षर भारत अभियान पे, और जो नॉन लिटरेट लोग होते हैं उस पर ध्यान दिया था, ताकि वो जो टारगेट था इट वॉज फॉर्मुलेटेड इन 2009 में with an objective of achieving 80% literacy level at the national level by focusing on adult women literacy। जो नहीं पढ़े लिखे थे महिलाएं उनके लिए है। अभी रिसेंटली केरला में 80 ईयर प्लस की वुमेन थी, उन्होंने लिटरेसी प्राप्त कर 10th बोर्ड का एग्जाम दिया था। Now the next question is the right to education aim at making a free and compulsory education in a right is a right for children up to the age of C। कब तक करते हैं, तो 14 साल का एज तक होता है। 14 साल का एज मतलब क्या हो गया कि वो एलिमेंट्री जो है वहाँ तक कर लेंगे कंप्लीट। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये 1st to 8 क्लास तक जो है क्लियर करना, मतलब प्रोविज़न था 6 to 14 ईयर्स एज, या फिर 8 क्लास तक। और जो कि ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 21A में,
उसको फुलफिल करना था, इसका ऑब्जेक्टिव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय पात्रा फाउंडेशन इन इंडिया इज अक्षय पात्रा तो मिड डे मील के रिलेटेड था, सही बात है। Now the next is नालंदा प्रोजेक्ट इज अ प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। नालंदा प्रोजेक्ट जो है सी, जो टॉपिक ही है क्या कहते हैं डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट में अगर टॉपिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये होगा नालंदा प्रोजेक्ट जो है रिलेटेड किससे था, तो इट वाज इनोवेटिव फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो नालंदा मतलब ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और ये कौन करता था, माइनॉरिटी का था, तो माइनॉरिटी अफेयर्स करेगा। तो विच ऑफ द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी एलिमिनेशन नहीं है, मनरेगा करता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये भी करता है। तीसरा है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड सी, तो वो सोशल सिक्योरिटी फंड जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो नहीं करता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। अगर शहरी रोजगार योजना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो कर ही रहा है, तो ऐसे भी अगर सही सोच के मारते तो मार देता आंसर हो। Now the next question is the concept of vicious cycle of poverty is related to vicious cycle of poverty जो होता है वो किससे रिलेटेड है, तो एडम स्मिथ थे तो होने से रहा, कार्ल मार्क्स के टाइम पे तो ये था ही नहीं। सो नोर्क्से जो है उनका था कि इनका पूरा नाम था रैगनर नोर्क्से, उनका था विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। एक बार पॉवर्टी के चक्कर में साइकिल में फंस गए तो घूमते ही रह जाएगा उसमें। व्हाट इज ट्रू फॉर द कुरुक्षेत्राज अमंग द फॉलोइंग, कुरुक्षेत्रा जो है उसके रिलेटेड क्या ट्रू है इन सब में से, तो कुरुक्षेत्रा तो एक मैगजीन है ना गवर्नमेंट का जो रूरल डेवलपमेंट पे आता है, हर महीने आता है। पॉवर्टी लाइन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया में वो किस बेसिस पे स्टेब्लिश होता है, तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर, क्योंकि यही कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये जो लोग सही बताएंगे, इनकम बताएंगे नहीं, वेल्थ कितना है बताएंगे नहीं, तो यही चीज़ जो है सही बताते हैं हम लोग, इसीलिए इनको बताया गया है। सो मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रमोट, मिड डे मील क्यों लॉन्च किया जाएगा, तो एडल्ट लिटरेसी के लिए तो था नहीं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ऑब्वियसली चाहते थे प्राइमरी एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सलाइज हो जाए, इसके लिए ही मिड डे मील स्कीम लाया गया था कि सारे बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल में सब स्कूल आए। नदर एक्सेसरीज की कैराप्ट कपार्ट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। कपार्ट क्या होता है, तो कपार्ट का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा। कपार्ट क्या होता है कि काउंसिल फॉर एडवांसमेंट्स ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, तो जब रूरल टेक्नोलॉजी आ गया तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आ जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड बाय द एनएसएसओ फॉर द मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। एनएसएसओ कौन सा नहीं यूज करता है, तो यूजुअल प्रिंसिपल सेटल्स करता है, करंट वीकली भी करता है, करंट डेली भी करता है, बट करंट मंथली नहीं करता है, क्योंकि कहता है यूजुअल सेटल जो होता है वो ईयरली होता है। Now the next question is improvement in which of the following will make India's rank higher in HDI index, तो क्या करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यही सही बात है, एक उसका पिलर है तो ये भी करेगा। मोर क्रेडिट टू फार्मर्स, क्रेडिट ज़्यादा फार्मर का होगा तो एसेट ज़्यादा होगा क्या, चलिए दूसरा देखते हैं। मोर चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल, सही बात, एजुकेशन है उसमें। मोर एडल्ट्स गेटिंग लिटरेट, तो एजुकेशन है उसमें, एजुकेशन का दो पिलर हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, तो दो पैरामीटर हैं इसके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 3 और 4 ही सही है बस, ठीक है। 3 4 क्या है, तो एक तो है कि मोर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल एंड मोर एडल्ट्स गेटिंग लिटरेचर, सो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग अनएक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, फार्मर क्रेडिट तो होगा नहीं, सो 2 इज इनकरेक्ट इनडायरेक्टली। एबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये इससे भी, क्योंकि 3 अगर देखेंगे, अगर 3 देखेंगे एजुकेशन हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उस हिसाब से यही 2 आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस के रिलेटेड। सो जो पूछा गया बीपीएससी 67 बीपीएससी में पूछा गया था कि एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए, सही बात है, पीएफआरडीए करता है। एनपीएस इज रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट अ रेगुलर इनकम एट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, नहीं, हर सिटीजन को तो नहीं हो सकता है। सो एक्चुअली करेक्ट पूछा है तो पहला ही करेक्ट है, बाकी सब गलत है। इज रेगुलेटेड बाय आईडीएड भी नहीं है, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी भी नहीं है, सो पहला करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is with reference to the bare necessity index BNI, which of the following statement is correct, the economic survey has come up with the bare necessity index at rural and urban areas,
सही बात है, रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों के लिए लाया है। दूसरा है द BNI हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर ऑल स्टेट्स फॉर ऑल स्टेट फॉर 2018 ओनली। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। BNI इज बेस्ड ऑन 26 इंडिकेटर, सही है। BNI कंसिस्ट ऑफ 6 डायमेंशन, ये गलत बात है। BNI 6 डायमेंशन नहीं करता है, तो BNI का जो है 5 डायमेंशंस हैं रादर देन 6। और ये 2012 से 18 के लिए लाया गया था। हैज बीन क्रिएटेड फॉर ऑल स्टेट फॉर 2012 एंड 18, सो ओनली 2018 नहीं है, सही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द PM केयर फंड। PM केयर फंड के बारे में कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद एक एक करके देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है या नहीं है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनी पर्सन अपॉइंटेड एज ट्रस्टी शैल एक्ट इन अ प्रो बोनो कैपेसिटी। ठीक है, तो सही बात है, प्रो बोनो कैपेसिटी में उसको करना है, पहला सही है। दूसरा है द फंड कंसिस्ट इंटायरली ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ही लेता है इंटायरली एंड डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू डील विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन एंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द अफेक्टेड। ये तो ऑब्जेक्टिव था इसका। इट डज नॉट गेट एनी बजटरी सपोर्ट, ये भी सही है क्योंकि ये दोनों कम्प्लीमेंट कर रहा है। सो इज द करेक्ट आंसर, सारे सही हैं। विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द आयुष्मान सहकार स्कीम। आयुष्मान सहकार स्कीम के रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च, सी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों लॉन्च करेगा इसको। आयुष्मान सहकार मतलब होता है कोऑपरेटिव, तो उसको रिलेटेड तो लॉन्च करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अंडर NCDC बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सहकार है तो वही करेगा। एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया डज नॉट लॉन्च दिस सहकार आयुष्मान सहकार स्कीम। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान जो था वो आया था 1956 में। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो प्रोवाइड एजुकेशन फैसिलिटी नहीं, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली सॉरी नहीं। डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था तो हेल्पिंग विलेज इन प्लानिंग जो था वो था इसका ऑब्जेक्टिव एक था। और इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये भी इसका था, तो D इज द करेक्ट आंसर। एंड एक्चुअल में दिखाया तो प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटी भी था, पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी था, सारे थे, ताकि कम्युनिटी डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट था। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एज एन इफेक्टिव टूल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया किसने दिया था, तो मोहम्मद यूनुस ने दिया था 1976 में, और जिसके तहत कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो बना था। ठीक है, now the next question is which one of the following approach is associated with the प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन का जो अप्रोच था वो था कैपेबिलिटी अप्रोच। इसका था कि हर आदमी को इतना कैपेबल बना दो कि उसको कुछ देने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही कैपेबल इतना हो सस्टेन करने के लिए। नेक्स्ट इज द नेशनल वाइज ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्राम माँ हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। सी यू हैव टू मग अप। अगर मिनिस्ट्री पूछ रहा है माँ से रिलेटेड ब्रेस्ट फीडिंग, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा। Now the next question is which of the following statement about vibrant village program of the government of India is not correct। तो vibrant village program जो है वो border areas में था, वहाँ का था। तो it aims at comprehensive development of the identified village, सही बात है। fairs, festivals, sports, meets, it is organized in this program, तो दोनों सही है। Now the second question is, next question is which of the following is not correct about the mother's absolute affection program, जो माँ प्रोग्राम है वही है। allows all pregnant women to absolutely free and non-expensive delivery in public health care। सी absolutely free and non-expensive जो है ये एकदम ही abrupt स्टेटमेंट नहीं लग रहा है, बट चलो देखते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड assured comprehensive and quality antenatal care, सही बात है, दूसरा सही है, सो D इज इनकरेक्ट। promotes you undiluted focus on ब्रेस्ट फीडिंग, सही बात है, ये भी करता है, 3 इज ऑल्सो करेक्ट, 2 3 इज करेक्ट, सॉरी। प्रोमोट्स अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन है तो वो ये करता है क्या, चलिए दूसरा देखते हैं। प्रोवाइड्स मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल केयर टू सीवियरली एक्यूट मालनरिश्ड चाइल्ड, सही बात है, मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल केयर तो देगा, ये तो 4 सही है।
So indirectly it is 1, 2 and 4 is correct. So 3 is not correct. 1 is also correct. Let it allows all pregnant women to absolutely free and non-expensive delivery. फ्री पब्लिक हॉस्पिटल में तो फ्री ही करेगा ना, नॉन एक्सपेंसिव ही होगा. सो दिस इज करेक्ट. बट माँ डज नॉट एम टू प्रोवाइड मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल. 1 सेकेंड नॉट करेक्ट पूछ रहा है. सी दिस वाज इनकरेक्ट. तो पहला क्या हो रहा है, ऑल वुमेन तो नहीं हो सकता है, तो पहला इनकरेक्ट है. दूसरा है कि चौथा जो है प्रोवाइड मेडिकल एंड, तीसरा क्या था, दूसरा क्या था, प्रोवाइड्स अश्योर्ड कॉम्प्रहेंसिव एंड क्वालिटी मेंटल. क्यों अश्योर नहीं, सब अश्योर नहीं होता है. दूसरा भी करेक्ट है. हाँ, माँ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड ही था, तो प्रमोट्स अनडाइल्यूटेड फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ये सही है. अब मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल केयर टू सीवियरली एक्यूट मालन्यूट्रिशन, नहीं, इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है. सो सी इज़ द करेक्ट, बस ये रिवर्स वे में था. बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑन SDG index, the Niti Aayog has classified various state into criteria, certain criteria. Which of the following is not the criteria? कौन सा क्राइटेरिया नहीं है किसी भी स्टेट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स उसको रिलेटेड? एस्पिरेंट्स है, परफॉर्मर है, अचीवर एंड फास्ट रनर. सी कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना. सो अगर ये देखा जाए कौन सा नहीं है तो अचीवर भी है. फास्ट रनर जो स्टेट में कोई नहीं है. परफॉर्मर, फ्रंट रनर जो है, एस्पिरेंट है. तो फास्ट रनर जो है कोई, सॉरी होल्ड ऑन, फ्रंट रनर है, एस्पिरेंट है, परफॉर्मर है. फ्रंट रनर है, एस्पिरेंट है, अचीवर है, परफॉर्मर है, फास्ट रनर नहीं है. सही, करेक्ट है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज broadly both birth and death rates are low in which of the following stages of demographic transition model. तो demographic transition जब होता है तो कहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो होता है. हाई स्टैट्यूटरी स्टेज, अर्ली एक्सपेंशन में तो कभी नहीं होगा. तो अगले एक्सपेंशन में क्या होता है, डेथ रेट भी ज़्यादा होता है, बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है. लो स्टेशनरी स्टेज, लेट एक्सपेंशन स्टेज. सी लेट एक्सपेंशन स्टेज जो होता है उसमें भी नहीं होगा. लो स्टेशनरी स्टेज इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज फर्स्ट स्टेज जो होता है वो हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट होता है. सेकंड स्टेज जो होता है द डेथ रेट बिगिन टू डिक्लाइन वाइल द बर्थ रेट रिमेन द सेम, जिसको बोलते हैं हम लोग अर्ली एक्सपेंशन. एंड द लेट एक्सपेंशन होता है द डेथ रेट डिक्लाइंस एंड फर्दर द बर्थ रेट टेंड्स टू फॉल, तो उसको बोलते हैं लेट एक्सपेंशन बोलते हैं, जब दोनों फॉल होने लगता है तो होता है लो स्टेशनरी. सॉरी, सो द लो क्वेश्चन वॉज बोथ एंड डेथ रेट्स आर लो. हाँ, तो इसी में होता है ना. द 80th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन. माइग्रेशन जो होता है उसको पुल कर रहा है, पुश नहीं, पुश मतलब होता है कि गांव से धक्का देकर बाहर कर रहा है. पुल है कि जो कहाँ वहाँ अच्छी फैसिलिटी है इसलिए वहाँ जा रहे हैं, तो पुल फैक्टर जो है. नेचुरल डिजास्टर तो पुश फैक्टर हो गया. हाई वेजेस वहाँ पे है, ज़्यादा वेज है तो ऑब्वियसली हम जाना चाहेंगे वहाँ पे. सही बात है. हाउसिंग शॉर्टेज यहाँ पे है तो ये तो पुश फैक्टर हो गया. लो इनकम ही कम यहाँ मेरा बता हमको तो पुश कर रहा है, जाओ वहाँ तुम. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. व्हेन इकोनॉमी ग्रोज स्लोली देन इट्स पोटेंशियल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेज. सही बात है. अगर पोटेंशियल जो है उससे अगर नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा ही. सही बात है. पूछा क्या है, नॉट करेक्ट. तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट. सेकंड इज, ये करेक्ट है. स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस when jobs are eliminated by change in demand for particular goods or due to automation. सही बात, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया उसके चक्कर में हुआ तो स्ट्रक्चरल ही होगा. रिसेशन इन इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट. अगर हाँ सही बात है, अगर रिसेशन होगा इकोनॉमी में तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही. एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज नेगेटिव नहीं होता है, वो होता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, नेहरू बोलते हैं. सो ये इनकरेक्ट है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ employment conditions the economy is divided into. ठीक है, economy is divided into on the basis of employment. तो organized unorganized employment, public and private sector employment नहीं, तो क्या होते हैं organized and organized होता है, इसमें डिवाइड किया गया है. Now the next is the widespread death due to starvation and epidemics are the characteristics of famine. Which of the following educational development indicators is currently used by the UNDP to construct Human Development Index? तो कौन सा करता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग,
एंड एक और होता है expected year of schooling. So C is correct. According to the national, next question, according to the national youth policy 2014, the youths of which one of the following age group will be benefited? तो नेशनल यूथ पॉलिसी में कौन से ग्रुप एज ग्रुप के लोग जो है जो बेनिफिट होंगे, जिसको हम यूथ बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वो 15 से लेकर 29 वाले ग्रुप होंगे, वही होंगे बेनिफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये पॉपुलेशन लगभग है 27.5% एज पर सेंसस 2011 के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स लीड्स टू पॉवर्टी बिकॉज. क्यों अनएम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी होता है? बिकॉज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इंक्रीजेस. नहीं, देर इज अ रैपिड डिक्रीज इन पॉपुलेशन. नहीं, ये क्यों होगा? इट लीड्स टू राइज इन इंटरेस्ट रेट. नहीं, अगर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम लीड्स टू पॉवर्टी क्यों होता है? बिकॉज इट इंक्रीजेस. अगर देखा जाए तो पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इंक्रीजेस, इसलिए हो जाता है पॉवर्टी इंक्रीज, बढ़ जाता है. अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा कमा नहीं रहे, खर्चे उतना ही हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे, इसलिए होता है पॉवर्टी बढ़ जाता है. मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज. इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट है वो है ज़्यादातर, अगर देखा जाए, अगर क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो स्ट्रक्चरल होता है. क्योंकि देखो प्राइमरी में ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, टर्सरी में और ज़्यादा कम है. ठीक है. अनऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है. टेक्नोलॉजी कारण जो होता है वो स्ट्रक्चरल ही होता है. तो सब हम जानते हैं. द साइक्लिक पुअर आर दोज. साइक्लिक पुअर कौन से होते हैं? जो कभी ऊपर आते हैं फिर नीचे चले जाते हैं, इस तरह से. हु कंटिन्यूसली शफल बिटवीन बीइंग पुअर एंड नॉन पुअर. ऑब्वियसली वही साइक्लिक पुअर होंगे, कभी आएंगे कभी जाएंगे पॉवर्टी में. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स. फिर सेम क्वेश्चन रिपीटेड है. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो. Which is the name of the what is the name of the world's largest healthcare scheme launched by the government of India in 2018? तो सबसे बड़ा स्कीम लॉन्च किया गया था वो था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. इसको UNDP ने भी अप्रेजल दिया था. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. इस ग्राम सड़क योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? कनेक्ट विलेजेस टू मेन रोड. सही बात है. कंस्ट्रक्टिंग कंक्रीट रोड. ऑब्वियसली कंक्रीट रोड से ही कनेक्ट करना है ना, ऐसा थोड़ी किसी भी रोड से कनेक्ट करना है. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू इरेडिकेट पॉवर्टी. पॉवर्टी इरेडिकेट करने का मेथड कौन सा है? कि मोर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करेंगे जॉब क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली है. इंक्रीजिंग सेविंग, तो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा तब भी होगा पॉवर्टी इरेडिकेशन. पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो रिसोर्सेज बेनिफिट जो होगा, जो जितने लोग बचेंगे उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भी हो जाएगा. तो सारे सही हैं. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एम्ड एट. PDS का एम क्या है? टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर, to prevent hoarding and black marketing, to prevent overarching by traders. PDS का मतलब है providing food security to the poor. अगर सिंपल देखा जाए ये है. और अगर देखा जाए डीप में तो प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. सही बात है. तभी इसलिए अगर PDS दे ही देगा तो होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग क्यों करेगा लोग? टू प्रिवेंट ओवरआर्किंग बाय ट्रेडर्स. सो ये सारे बाकी दो इनडायरेक्टली है, बट ये डायरेक्टली पहला वाला है. द 94th क्वेश्चन. The government of India has established National Handicapped Finance Corporation under which of the following ministry? See, National Handicapped Finance Corporation जो है वो किसके अंदर आएगा? तो या तो सोशल जस्टिस के अंदर में आएगा, या रूरल डेवलपमेंट सोशल जस्टिस के अंदर में आएगा, या फिर एक्चुअली देखोगा सोशल जस्टिस के अंदर ही आएगा. क्यों दूसरे के अंदर में जाएगा वो? क्योंकि हैंडीकैप से रिलेटेड है, तो फिर वो सोशल जस्टिस ही चाहिए उसको. Now the next question is which of the following statement indices is most suitable to assess the intensity of poverty in India? assess the intensity of poverty जो है कौन सा सूटेड है? तो मल्टी डायमेंशनल जो होता है वो ज़्यादा होलिस्टिक है, तो वो ज़्यादा सूटेड होगा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पहल मिशन. पहल जो स्कीम है उसके रिलेटेड. सो इट इज फर्स्ट वेराइटी ऑफ जेम. इट ट्रांसफर्स LPG सब्सिडी टू DBT. सही बात है. इट डायरेक्टली ट्रांसफर्स LPG सब्सिडी टू द कस्टमर्स बैंक अकाउंट. सही बात है. सो ऑल आर करेक्ट. से पहला इनिशिएटिव था, वेराइटी था जैम का. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया एज बेस्ड ऑन CSO हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. सही बात है. हमने यही बात करी थी कि लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो तो बताते हैं सही से, वेल्थ और इनकम जो होता है सही से नहीं बताते हैं. इसलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट इंडेक्स ऑफ. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है कंपोजिट इंडेक्स किस चीज़ का है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, एजुकेशन था, एजुकेशन अटेनमेंट एंड पर कैपिटा GDP जो कि था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो मोस्टली यही तीन चीज़ दिखाए जाते हैं उसमें. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज एक्चुअली GDP नहीं होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम होता है. नेक्स्ट इज
जो अमृत है, द थ्रस्ट एरिया ऑफ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स वाटर सप्लाई, सही बात है, वाटर सप्लाई होगा ही, सीवेज फैसिलिटीज़ ये भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, क्रिएशन ऑफ पार्क एंड रिक्रिएशन सेंटर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ये भी है, उसके बाद है स्टॉर्म वाटर ड्रेन टू रिड्यूस फ्लडिंग ये भी है। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको रेजुविनेट करना है, तो उसमें सारे आते हैं, सीवेज वाटर पाइपलाइन भी आता है, सीवेज भी आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आता है, क्रिएशन ऑफ पार्क भी आता है, स्टॉर्म वाटर जो होता है उसको भी ड्रेन करना देखिए, फ्लड ना हो, तो सारे सही हैं। 100th क्वेश्चन, वी हैव रीच्ड टू 100th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आर स्टेटमेंट है और उसका assumptions है। Now we have to find which is the correct assumption. Unemployment allowance should be given to all unemployed Indian youth above 18 year age. ये पहला है। Unemployment youth in India needs monetary support. The government has sufficient fund to provide allowances to all unemployed youth. See, थोड़ा सा आउटराइटली नहीं लग रहा है थर्ड वाला कि इतना तो नहीं है, सफिशिएंट फंड सबको देते नहीं होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन इंडिया नीड्स मोर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया नीड मॉनेटरी सपोर्ट, क्या पहले कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव इतना, सही बात है, ये तो है, बट ये क्या अजम्पशन 1 फॉलो कर रहा है? यस, अजम्पशन 1 फॉलो कर रहा है क्योंकि उसको मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए। दूसरा नेक्स्ट इज 101 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंसेप्ट्स आर कंसिडर्ड एज पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो इक्वालिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है। अगर देखो, अगर बोला जाए कि पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो इक्वालिटी होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो इसमें नहीं आता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। सो 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग which is the only country in the world to officially proclaim the GNH like gross happiness national happiness as the measure of country's progress। तो भूटान एक ऐसा देश है जो कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है उसको बोलते हैं कि मेजर ऑफ प्रोग्रेस को मानते हैं वो लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding poverty in India is correct। While determining poverty in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and lights, education and medical requirements are determined for subsistence। सही बात है, ये करते हैं। और ये किस में हुआ था? तो ये रंगाराजन कमेटी जब बनी थी तो उसमें इन्होंने इंक्लूड किया था। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 पर पर्सन इन रूरल एंड 2100 इन इतना, दोनों सही है। Now we have entered into the serious question. Now the next question, which one of the following statement about the mission Indradhanush launched by the government of India in 2014 is correct? तो मिशन इंद्रधनुष के बारे में क्या, इंद्रधनुष क्या था? सिंपल ये था कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज करना है किसको? बच्चों को। सो द सी आंसर इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन फिक्स्ड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय सी। ये रिकमेंड किए थे, सबसे पहला जो रिकमेंडेड किया था वो तेंदुलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द 606 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सबमिशन और सबमिशंस ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा? इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग आएगा, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट भी था, लेवरेजिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये सारे ही आएंगे, सॉरी हाँ सारे ही आएंगे, ठीक है। Now the next question, which of the following strategies is or are adopted by the implementing the पोषण अभियान? पोषण अभियान में को इम्प्लीमेंट करने कौन सा स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया था? तो इंटरसेक्टोरल कवरेज फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी, सही बात है, इंटरसेक्टर में कवरेज तो किया ही जाएगा। यूज ऑफ ICT ये भी किया गया था पोषण अभियान में कि ICT यूज करो ताकि उसका जो कवरेज जो है वो बढ़ जाए। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो ईयर ऑफ स्कूलिंग तो इसमें भी था, लिटरेसी रेट नहीं था, पर कैपिटा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, पर कैपिटा जो था नहीं था। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? ठीक है, कौन सा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो शायद एक्चुअली हाँ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग था, स्कूलिंग है, इट इज स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो था वो उसमें था और इसमें ऐड किया गया था ईयर ऑफ स्कूलिंग।
is included is in MPI to assess the level of educational deprivation among the population. ठीक है, सो ईयर ऑफ स्कूलिंग ऐड किया गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the unemployment that occurs due to change in technology or the demand for a particular product. See, change in technology and demand, तो वो structural ही होता है. Now the next question is which of the following is our objectives of the प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेज इन द एबिलिटी ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये है. दूसरा है करेक्ट, ये तो था कि करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ये था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का. दूसरा है प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ये इसका एम नहीं था स्वास्थ्य सुरक्षा का. सो 2 इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट. थर्ड इज ऑगमेंटिंग फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, सही बात है. ऑगमेंटिंग फैसिलिटी फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, सही बात है. मेडिकल एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ाओगे तभी तो सबको टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन सबकॉन्टिनेंट पॉवर्टी मेजरेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर, तो सबसे पहले तो दादा भाई नौरोजी थे, वही किए थे. उसके बाद ही बाकी कोई लोग आया था. पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल जो था बुक थे उनमें उन्होंने बोला था पहली बार. The next question is which of the following statement with regard to the National Rural Employment Guarantee Act, जो कि अभी मनरेगा है, is correct. It ensures 125, पहला तो 125 दिन है, 75 दिन है, 125 दिन है, सॉरी 100 दिन है. दूसरा है इट गिव्स हायर वेजेस टू वुमेन, ऐसा भी नहीं है, बराबर वेजेस देता है. पीपल आर जनरली गिवन बोथ स्किल्ड अनस्किल्ड ही देता है. दिस इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द रूरल एरिया, सही बात है. रूरल एरिया में और अनस्किल्ड होता है और 100 दिन का जॉब देता है. दोनों को वुमेन को दोनों को बराबर पैसा देता है. Next is if you were to borrow a table of a recent period showing life expectancy at birth for all categories of rural, urban and male female divisions for all state of India, you are not likely to observe that. क्या नहीं आपको ऑब्जर्व होगा? लाइफ अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द रूरल, ये यू विल नॉट लाइक टू ऑब्जर्व, ये पूछ रहा है. बट ये तो हमें दिखेगा, ये तो है ही कि अर्बन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होता है रूरल से. दूसरा है कि मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द फीमेल वन, ये बात सही है. नहीं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है वो फीमेल का जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये गलत है. तो मतलब 2 दिखेगा आपको, पहला नहीं दिखेगा. द नेक्स्ट इज द मिसमैच इन द रीजनल और द ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर अवेलेबिलिटी रिजल्ट्स इन, दोनों को क्या चाहिए इंडस्ट्री को और क्या अवेलेबल है स्किल, अगर दोनों में मिसमैच होता है तो किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो वो होगा स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट. जो स्किल चाहिए स्किल के बेस पे तो स्ट्रक्चरल होगा. Now the next question is which of the following is the biggest cause of incidence of migration of female person in India. तो सबसे ज़्यादा फीमेल का जो माइग्रेशन होता है वो होता है मैरिज के कारण, ठीक है. Now the next question is which of the following statement regarding the sex composition is not correct. sex composition के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है. So in some countries sex ratio is expressed as number of males per thousand of females, सही बात है, कहीं कहीं हो ही सकता है. In India sex ratio is expressed as the number of female per thousand of males, सही बात है. At world level sex ratio is about 102 males per thousand female, ठीक है, हो सकता है. In Asia there is high sex ratio, सी इन एशिया तो सेक्स रेशियो कम है, तो ये कैसे हो सकता है. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. सी ह्यूमन डेवलपमेंट जो था वो कॉन्सेप्ट जो था महबूल हक ने दिया था, और किसके साथ में दिया था, तो अमर्त्य सेन के साथ में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोग्राफिक डिविडेंड. सो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसका जो बेनिफिट होता है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो होता है पॉपुलेशन का, उसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो वो क्या होता है कि द राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू हायर शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन. तो सही बात है, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होता है उसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. नाउ विल सी. अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सही बात है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. नॉलेज मतलब एजुकेशन हो गया, तो ये भी है. एक्सेस टू बैंक एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये HDI में नहीं है, MPI में है.
तो ये नहीं है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नॉलेज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये 3 था, तो सी नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिनी कोफिशिएंट और द गिनी रेशियो कैन बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इन इंडिया। गिनी कोफिशिएंट जो होता है वो इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। अभी हमने दिखाया था ऊपर में, लॉरेंस कर्व जो था वो गिनी कोफिशिएंट को मेजर करता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस वाज एडवोकेटेड बाय सी। दिस इज यू हैव टू मार्क अप, देयर इज नो अदर ऑप्शन, दैट इज द मिल्टन फ्रीडमैन जो थे वो उन्होंने दिया था कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्वयं जो है वो क्या है, स्वयं पोर्टल जो होता है ए मसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इनिशिएटिव है ऑन ए नेशनल प्लेटफॉर्म, यही है स्वयं, मतलब है स्वयं आप सीखें, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, उससे आप स्वयं सीख लीजिए, ये है। एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड ब्रिज करता है ये डिजिटल डिवाइड जो है इंडिया में उसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट निर्यात बंधु स्कीम। निर्यात बंधु मतलब क्या समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट जो करता है उसके रिलेटेड है, तो इट इज़ अ स्कीम फॉर मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन, नहीं, इट इज़ अ स्कीम रिलेटेड टू द, इट इज़ अ स्कीम, सही फर्स्ट क्या है, इट इज़ अ स्कीम फॉर मेंटरिंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, नहीं, हाँ करेक्ट, ये होगा निर्यात बंधु स्कीम, उसको प्रमोट करेगा ताकि एक्सपोर्ट करे। दूसरा क्या, इट इज स्कीम फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, नहीं है, इट इज स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन, ये भी नहीं है, मॉनिटरिंग रूरल पुअर, ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना का फीचर नहीं है, तो इट फोकसेज ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सही बात, ये फीचर है इसका। दूसरा है इट इज़ टू बी गाइडेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही संसद आदर्श ग्राम योजना को गाइड करेगा। इट एम्स एट क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विलेजेस, ऐसा तो नहीं है कुछ। नेक्स्ट है ए विलेज डेवलपमेंट प्लान वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत, सही बात है, तो सी जो है इसका वो डायरेक्टली इसका एम नहीं है। सो संसद आदर्श ग्राम योजना जो है एम टू डेवलप विलेज कंप्लीटली, नॉट जस्ट इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये टोटल होलिस्टिक है। अमर्त्य सेन वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू, किसमें क्या कंट्रीब्यूशन था उनका जिसके लिए उनको मिला था, तो ऑब्वियसली जो वेलफेयर इकोनॉमी है उसमें जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसके लिए था, कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए मिला था उनको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल इंडिया सेंसस वॉज फर्स्ट अटेम्प्टेड इन 1872, सही बात है, सबसे पहले उसी में अटेम्प्ट किया गया था। रेगुलरली अंडरटेकन सिंस 1881 से रेगुलर हो रहा है, सही बात है। ऑलवेज अंडरटेकन एज ए 5 ईयर पीरियड, नहीं भाई 10 साल में होता है, 5 साल में थोड़ी होता है, सो सी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिशु किशोर एंड तरुण, ये सारे किसके हैं, तो मुद्रा लोन के पार्ट है, तो शिशु में कितना होता है, तरुण में कितना होता है, और शिशु किशोर, तो एक पहला है 50,000 लिमिट होता है शिशु में, किशोर में होता है अप टू 50,000 से 5 लाख तक का, और अभी जो है तरुण में कर दिया है 5 लाख से 20 लाख तक का। विच द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, पैसे दे रहे हो लेकिन उसके बाद कुछ काम नहीं मिल रहा है, कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सही बात है, दे रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे रहे हैं, उसके लिए कुछ आउटपुट तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है। पेमेंट ऑफ सैलरी, नहीं, ये कोई काम किया इसलिए दे रहे हो, तो ये तो नहीं होगा, तो पहला से ये दूसरा गलत है। तीसरा है कि सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, सोशल सिक्योरिटी कैसे, जैसे पेंशन दे रहा है तो उसके बाद में कुछ आ नहीं रहा है, तो वो भी हो सकता है ट्रांसफर पेमेंट है। ओल्ड एज पेंशन जो है वो भी आ जाएगा उसमें। सो द आंसर इज 1, 3 and 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो रूषा जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। सो नाउ विल सी कि क्या नहीं है, इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्राइवेट एजुकेशन, ये क्यों होगा उसका, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों होगा इसका, तो पहला ही इनकरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, तो ये क्या है कि वेज बोर्ड्स आर ट्राईपार्टाइट इन नेचर विथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड इंडिपेंडेंट मेंबर या गवर्नमेंट मेंबर, सही बात है, हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेंबर होंगे, इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, फॉल्स पूछ रहा है, करेक्ट, तो ये तो सही है, तो पहला तो सही है, तो पहला हो ही नहीं सकता है, सो डायरेक्टली बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपेक्टेड फॉर द वेज, एक्सपर्ट फॉर द वेज बोर्ड फॉर जर्नलिस्ट एंड नॉन जर्नलिस्ट, ऑल द अदर वेजेस बोर्ड्स आर स्टेटेड नेचर, सही बात है। सेकंड, नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैज रिकमेंडेड अगेंस्ट द यूटिलिटी ऑफ वेज बोर्ड, सही बात है, सो यही गलत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मन बार्लो हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर
प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। कौन सा कंट्रीब्यूशन था? तो एक तो था हाइड वेराइटी ऑफ सीड था, उसके लिए था। दूसरा था मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, सही बात, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन हो गया, उसके लिए। तीसरा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सही बात है, पेस्टिसाइड जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं। तीनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विथ रिगार्ड टू द न्यूली लॉन्च्ड वन बंधु कल्याण योजना। तो वन बंधु कल्याण योजना से रिलेटेड कौन सा सही है? तो पहला है कि अंडर द स्कीम सेंट्रल विल प्रोवाइड 10 करोड़ ईच फॉर एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी फॉर द कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फैसिलिटीज फॉर द ट्राइबल्स। ये पहला बोल रहा है, तो ये इट इज इनकरेक्ट। इसमें क्या था कि द स्कीम डज नॉट एलोकेट फंड फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट बट द अमाउंट एंड द एलोकेशन जो था मैकेनिज्म वॉज वेरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट प्रपोजल सा था, रिक्वायरमेंट बेस्ड था। दूसरा क्या था? स्कीम मेनली फोकस ऑन ब्रिजिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप एंड द गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस बिटवीन द शेड्यूल्ड ट्राइबल। हाँ सही बात है, ये ऑब्जेक्टिव इसका था, करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल आयुष मिशन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। नेशनल आयुष मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? जस्ट सोचिए, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन कि नेशनल आयुष मिशन जो था उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो इम्प्रूवमेंट ऑफ आयुष एजुकेशन थ्रू एनहांसमेंट इन द नंबर ऑफ अपग्रेडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, सही बात है। सेकंड इज बेटर एक्सेस टू आयुष सर्विस थ्रू इंक्रीज इन आयुष हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज अवेलेबल फॉर ड्रग्स एंड मैन पावर, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रॉ मटेरियल फॉर आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये भी सही है। सो ऑल दिस थ्री आर करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द 34th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। महात्मा गांधी प्रवासी जो होते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं या बाहर जो बस गए हैं, उनकी सुरक्षा योजना के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो द ऑप्शंस आर to encourage and enable the overseas Indian workers by giving government contribution to save for their return and resettlement, सही बात है, करेगा ही, रिटर्न और रिसेटलमेंट के लिए होगा ही। सेव फॉर देयर ओल्ड एज, ये भी होगा। ऑब्टेन लाइफ इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट नेचुरल डेथ फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द वर्कर, ये थोड़ा सा अब्रप्ट लग रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, सो 1 and 2 ऑप्शन इज करेक्ट। Now the next question, there is 134th question and the last question of the development economics में. So the question is which of the following statement about India's unorganized sectors are true? Labor is more in number than that in the organized sector. सही बात है, ऑर्गेनाइज ज़्यादा ऑर्गेनाइज में है, 90% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क रेगुलेशंस आर बेटर इन अनऑर्गेनाइज, ये उल्टा है ना, उसमें जॉब सिक्योरिटी कैसे होगा और वर्क रेगुलेशन अनऑर्गेनाइज है, तो अनऑर्गेनाइज में कुछ फैसिलिटी ही नहीं होता है। सो दूसरा इनकरेक्ट है, पहला सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर यूजुअली नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्रेड यूनियंस, ये भी सही है, करेक्ट, ये भी सही है। तो 3 इज करेक्ट, 1 and 3 इज करेक्ट। वर्कर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, सही बात है, जैसे गिग वर्कर हो गया, प्लेटफॉर्म वर्कर हो गया। तो इसके साथ ये हमारा जो 5th लेक्चर था वो ख़त्म होता है और हमने 135 क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसमें कि सारे यूपीएससी के, सीएससी के 1991 से लेकर 2025 तक, सीएपीएफ के, सीडीएस के और अदर पीसीएस सबके हमने कवर किए हैं। सो दिस वाज अ लॉन्ग वीडियो एंड वेरी एग्जॉस्टिव वीडियो, और एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, 2-3 बार इसको वीडियो को आप देखना, ताकि जो क्लियरिटी जो हो आपको हो जाए और उसके बाद आपको बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर एंड, और हमने 3 टॉपिक ख़त्म कर लिया, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स को, पब्लिक फाइनेंसेस को, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को, 3 बड़े बड़े टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं और ये 5वां लेक्चर था। सो वील ट्राई टू फिनिश इन 10 लेक्चर्स, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस मेंस मास्टर फैमिली।